हेलो साथियों, नमस्कार। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी 2023 के लिए प्रीलिम के लिए कर रहे हैं और अभी भी आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में आप दिशा बैच परचेस कर सकते हैं एग्जाम दृष्टि के चैनल से। एग्जाम दृष्टि का एप्लीकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाकर के आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप कोर्सेज वाले सेगमेंट में जाएंगे तो कोर्सेज वाले सेगमेंट में आपको दिशा बैच पहले ही नंबर पे मिल जाएगा। दिशा बैच आप वहां से परचेस कर सकते हो। यदि आरओ एआरओ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आरओ एआरओ के लिए भी आपके पास बैच अवेलेबल है। आइए हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बहुत कम टाइम में, कम समय में देखने की कोशिश करते हैं और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो ये हम देखेंगे कि आखिर संविधान में इसका स्थान कहां पे है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो संविधान के भाग 4 में और संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक इसकी व्यवस्था की गई है। यदि मैं बात करूं कि इस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से या आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। याद रखने वाली बात है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यदि हम इसका शाब्दिक मतलब समझने की कोशिश करें, शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें, तो इसका अर्थ ये है कि जब राज्य पॉलिसी बनाएगा, जब राज्य पॉलिसी बनाएगा तो राज्य कुछ निर्देशों का पालन जरूर करे, है ना, निर्देशों का पालन करे। तो वो निर्देश जो है उन्हीं को हमने क्या बोला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा है। यानी डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन संविधान दे रहा है, निर्देश कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। किसको दे रहा है, स्टेट को दे रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट जब राज्य की पॉलिसी बनाएगा, देश के लिए पॉलिसी बनाएगा, राज्य पॉलिसी जब बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में कुछ निर्देश संविधान के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये निर्देश कहां से मिल रहे हैं, संविधान दे रहा है। याद रखने वाली बात है, इसका सोर्स क्या है, संविधान है। संविधान में इनकी जो परिकल्पना है, इनका कॉन्सेप्ट है, वो कहां से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट लिया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने की कोशिश करते हैं हम इसके बारे में। पहली बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी गैर न्यायवादी, या मैं बोलूं कि गैर न्याय संगत है ना, गैर न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई स्टेट यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं भी करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में ये केस नहीं कर सकते हो कि राज्य के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया है। पहली महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसे गैर न्याय संगत, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन जस्टिसेबल। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी वो न्याय संगत है। यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इस कंडीशन में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, हमने बताया कि इसका कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमने यदि हम बात करें, आखिर इससे पहले हमने इसको कहां देखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के जो कॉन्सेप्ट है, याद रखना, जब हम 1935 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ते हैं, 1935 का एक्ट जो पढ़ते हैं, इसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात की थी। हालांकि यहां पे इसका नाम दूसरा था। याद रखना, 1935 के अधिनियम में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता था, तो ये नाम था इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसे 1935 के अधिनियम में कहा गया, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पहलू, कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, अब हम एक एक करके अनुच्छेद की बात करेंगे, एक एक आर्टिकल्स की बात करेंगे कि आखिर किस आर्टिकल्स में क्या है। जैसे हमने बोला कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। यदि हम आर्टिकल नंबर 36 की बात करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट की परिभाषा है, यानी राज्य की परिभाषा है। और राज्य की परिभाषा मैंने आपको
आर्टिकल नंबर 12 में भी बताई थी, तो आप जाके फंडामेंटल राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने राज्य की परिभाषा आपको बताई है कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या आएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 में व्यवस्था की गई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो होंगे डीपीएसपी होंगे, वो कैसे होंगे, गैर न्याय संगत होंगे, गैर न्याय संगत होंगे, यानी नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाली व्यवस्था कहां पे की गई, संविधान के अनुच्छेद नंबर 37 में ये व्यवस्था की गई है, ये लिखा गया है कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कैसे होंगे, गैर न्याय संगत होंगे। अब हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 38 की। आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात की गई है। वेलफेयर स्टेट यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का तात्पर्य होता है एक ऐसे राज्य को बनाना जिसका उद्देश्य हो कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करे। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण, ये इसकी मूल भावना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करना है। और इसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो जो है कल्याणकारी भावना पे आधारित है, या फिर यहाँ पे कई बार ऐसे ही बोला जाए कि ये समाजवादी भावना पे आधारित है। तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ से मिलता जुलता है, यानी सोशलिज्म की जो फिलॉसफी है वो आर्टिकल नंबर 37 पूरा करता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल किसे कहा जाता है, सुनो अच्छे से। यदि मैं बोलूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का या डीपीएसपी का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, तो आर्टिकल 38 को ही कहा जाता है। याद रखना है कि इस आर्टिकल को हम कोर ऑफ द डीपीएसपी कहते हैं, है ना। या फिर मैं बोलूं कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, कोर आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 38 को कहा गया है। इस बात को आपको याद रखना। एग्जाम में छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे ऐसी पूछी जा सकती हैं। एक एक बातें आपको लिखते चलना है, और लिखेंगे तो सबसे ज्यादा उसका फायदा होगा। अदरवाइज होता क्या है कि आप पढ़ते जाओगे और पढ़ते पढ़ते यदि आपने चीजों को नहीं लिखा तो उससे फिर बहुत कुछ फायदा मिलता नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 की। आर्टिकल नंबर 39 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 39 में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। बेसिकली आर्टिकल नंबर 39 की जब आप बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 39 में खुद अपने आप में 6 डीपीएसपी हैं। इसके अंदर खुद 6 डीपीएसपी हैं। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण डीपीएसपी हैं, उनकी बात ज्यादा करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहली बात, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इसी के अंतर्गत है। समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 39 के अंतर्गत ही आता है कि सभी के लिए समान कार्य के लिए यदि महिला भी उतना ही काम कर रहा है और पुरुष भी उतना ही काम कर रहा है तो चाहे वो मेन हो चाहे विमेन हो, दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए। और ये कहां पे है, आर्टिकल नंबर 39 सब क्लॉज डी। तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। इस आर्टिकल नंबर 39 का ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। दूसरी बात, यहां पे बात की गई है संविधान के अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 39A में कि जो आम व्यक्ति हैं या लोग हैं, या फिर यहाँ पे मैं बोलूं मेन एंड वुमेन हैं, महिला और पुरुष हैं, सभी के लिए एक एडुकेट लिवलीहुड का साधन होना चाहिए, यानी कि उनके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ साधन होना जरूरी है। तो बेसिकली ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 39, ये एक सामाजिक न्याय पर आधारित, एक सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक आर्टिकल है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित है, तो आर्टिकल 39 आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 की। अनुच्छेद नंबर 40 आपको सबको बहुत अच्छे से विदित है कि संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद नंबर जब 40 की बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 कहता है कि पंचायतों का गठन करना है। गांधी जी चाहते थे कि पंचायतों का गठन हो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो, ठीक है। तो पंचायतों का गठन करने की बात की गई है। ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना मतलब हमें जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ केंद्र पे नहीं रखना है, राज्य पे नहीं रखना है, बल्कि वो गांधी जी तो ये चाहते थे हर एक व्यक्ति के अंदर डेमोक्रेसी हो, है ना। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, डेमोक्रेटिक मूल्य हो हर एक व्यक्ति के अंदर। हालांकि पंचायतों के गठन की जो प्रिंसिपल है, पंचायतों के गठन की जो अवधारणा है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में रखी गई। फिर इसको मूर्त रूप देने के लिए, यानी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया।
73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्था या पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई। उसको लेकर हम फिर से कभी बात करेंगे पंचायती राज को लेकर के। फिलहाल में हमारी यहाँ पे बात यहाँ पंचायतों के गठन को लेकर के। आर्टिकल नंबर यदि मैं बात करूं 40 की, याद रखना ये किसके लिए है, इसका ये भी लिख सकते हो उद्देश्य इसका है कि विकेंद्रीकरण है ना, इसमें लिखेंगे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है ना, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आपको याद रखते चलने हैं। अब हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद नंबर 41 में। आखिर आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है, याद रखना ये राइट टू वर्क है। इसमें कहा गया कि राइट टू वर्क, सभी के लिए कार्य करने का अधिकार है। अब देखो आपको राइट लग रहा होगा तो कई बार हम लोग ये इसे कहां पे चले जाते हैं, मौलिक अधिकारों के स्थिति में हम समझ लेते हैं, मौलिक अधिकार इसको समझ लेते हैं। तो जी नहीं, ये किस में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट टू वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू वर्क। और साथ साथ में इसमें एक और बात लिखी है कि आपको बेसिकली जरूरी है कि राइट टू वर्क तो मिले ही, लेकिन साथ साथ में इन इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इन इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पब्लिक असिस्टेंस मिलना जरूरी है ना। तो लिखेंगे है ना, बेरोजगारी की दशा में, बेरोजगारी की दशा में लोक सहायता का मतलब है सरकार आपकी हेल्प करे, स्टेट आपकी हेल्प करे, है ना। तो ये यहाँ पे बात की गई है। तो दोनों बात कहाँ पे, संविधान के आर्टिकल नंबर 41 में है। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 42 की। आर्टिकल नंबर 42 क्या बात करता है, आर्टिकल नंबर 42 की जब हम बात करें संविधान में, आर्टिकल नंबर 42 दो तीनों बातों को महत्वपूर्ण भूमिका देता है या फिर महत्व देता है। आर्टिकल नंबर 42 कहता है सबसे पहले कि यहां पे आपको जरूरी है कि जहां पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे कंडीशन कैसी हो, ह्यूमन कंडीशन हो, यानी मानवीय परिस्थिति हो, ह्यूमन कंडीशंस हो। वर्किंग कंडीशन आपकी, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पे कैसी कंडीशन हो, ह्यूमन कंडीशन हो, मानवीय परिस्थिति हो, ये बहुत जरूरी है। जैसे खास तौर पे जब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो वहां पे जब महिलाओं की बात करें, यदि किसी महिला को किसी वर्क स्थल पर, कार्यस्थल पर छेड़ा जा रहा है, उसके साथ उसके मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, तो ऐसा स्थान कार्य करने के लिए ह्यूमन नहीं है, मानवीय परिस्थिति नहीं है। या फिर ऐसा कहा जाए कि किसी 10-12 वर्कर्स हैं, वह उनको ऐसी जगह पे बिठा दिया जाए, मच्छर काट रहे हैं, वहां पे गंदगी बहुत पड़ी है, तो वो ह्यूमन कंडीशन नहीं है, मानवीय स्थिति नहीं है वहां पे। तो हमें मानवीय स्थिति को निर्माण करना है, ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य को ऐसा करना चाहिए जब वो नीतियां बनाए। तो साथ साथ में इसी में यहाँ पे मातृत्व अवकाश की भी बात की गई है, तो मातृत्व अवकाश की भी बात यहाँ पे की गई, मैटरनिटी लीव की भी बात की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैटरनिटी लीव की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में सरकार कितना लीव देती है, याद रखना, तो 26 वीक का मातृत्व अवकाश मिलता है। अलग अलग राज्य सरकारों की अलग अलग योजनाएं हैं, केंद्र की भी उस संदर्भ में योजनाएं हैं। तो मातृत्व अवकाश का जो टाइम ड्यूरेशन है, कितने समय तक के लिए मातृत्व अवकाश मिलता है, तो 26 वीक का मातृत्व अवकाश आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 में कुछ खेला है, कुछ अलग अलग चीजें हैं, देखने की कोशिश करते हैं। संविधान का आर्टिकल नंबर जब हम 43 को पढ़ते हैं तो आखिर इसमें क्या बोला है, कि इसमें बोला है कि देखो यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, है ना। न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात की है कि वर्कर्स के लिए, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे मजदूरों को न्यूनतम का मतलब है कम से कम, है ना, मतलब ये कम से कम तो है, लेकिन कम से कम इतनी मजदूरी मिले जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। मजदूरों को न्यूनतम जीवन यापन के लिए मजदूरी कम से कम इतनी तो मिले कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद नंबर 43 में इसके बारे में बात किया गया। अब देखो संविधान में इसमें कई सारे संशोधन हुए, तो इसके माध्यम से हमने 2 अनुच्छेद जोड़े, वो दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल नंबर 43A
और ये दूसरा है आर्टिकल नंबर 43B। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 43A क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 43B क्या कहता है। देखो आर्टिकल नंबर 43 जोड़ा कब गया, पहली बात तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है। ग्रेट। अब यहां पे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये कब हुआ, 1976 में ये होता है। इसमें जोड़ा क्या गया कि जो मजदूर हैं वर्कर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो मजदूरों की भागीदारी होना चाहिए, मजदूरों की भागीदारी होना चाहिए, किसमें भागीदारी होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए किसमें, ये लिखेंगे जो है बेसिकली इंडस्ट्री के जो प्रबंधन है या फिर जो आपका इंडस्ट्रीज है उसका जो मैनेजमेंट है उसमें इनका क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। सो लिख लेंगे कि उद्योगों के प्रबंधन में, ठीक है, तो इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, ये बात यहां पे की गई। मजदूरों की भागीदारी कहां, उद्योगों के प्रबंधन में, इंडस्ट्रीज के जो मैनेजमेंट है उसमें मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके बाद संविधान का आर्टिकल नंबर 43B की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने बात बोली है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लिखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई है। ठीक, सहकारी समिति, है ना, सहकारी समिति के बारे में यहां पे बात की गई है। तो ये हम अभी याद रख लेंगे। ये कब जोड़ा गया आर्टिकल, चूंकि आपको लग रहा है कि आर्टिकल नंबर 43B है, कैपिटल अलग से लिखा है, इसका मतलब ये संशोधन से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, अब बोलोगे गुरुजी ये जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ये हुआ कब, आप बोलोगे ये हुआ था 2011 में, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में इसके बारे में बात करें, वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय भी इसके लिए शामिल किया गया है। एक नया मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय की बात करें तो सहकारिता मंत्रालय का जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो कौन संभाल रहे हैं, वो खुद जो है मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं, तो हमारे होम मिनिस्टर वर्तमान में है जिनका नाम है अमित शाह जी। ठीक है, तो याद रखना, इतनी बातें हमने यहाँ पे की आर्टिकल नंबर। अब देखो यहाँ पे एक आर्टिकल हमसे छूट गया बीच में, तो उसको हम याद रख ले। आर्टिकल नंबर हमारे पास एक है, आर्टिकल नंबर 39A, कैपिटल ए है। ये इसको भी हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है, इसको भी हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हमने बताया आपको 1976 में। और 1976 में कौन थे प्रधानमंत्री, हमारी मैडम जी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 39th अमेंडमेंट, 39th ए की बात करें, इसमें है क्या, इसमें बोला कि देखो इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, सभी के लिए बराबर का न्याय मिलना है, इक्वल जस्टिस की बात की गई है, बराबर न्याय और सभी के लिए निशुल्क विधिक सहायता और फ्री लीगल एड, इसको हिंदी में बोला फ्री लीगल एड, है ना। तो यानी निशुल्क विधिक सहायता की भी बात की गई है। तो ये हम दोनों बातें हमने यहां पे कर ली। अब हम बात करते हैं, हमने बोला कि कब जोड़ा गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। हमने बोला कि इक्वल, सभी के लिए न्याय बराबर मिलना चाहिए, और फ्री लीगल एड यानी सभी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ अन्याय होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान का मानना है। तो इसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 44 जो सर्वविदित है, तो हम इसमें ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं बात। तो इसमें क्या है, इसमें यूसीसी की बात की गई है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, यानी कि समान नागरिक संहिता की बात की गई है। क्या की गई है, समान नागरिक, यानी देखो समान नागरिक संहिता यानी जो नागरिक कानून है सभी के लिए एक जैसे हों। क्रिमिनल कानून तो हमारे यहाँ पे आईपीसी और सीआरपीसी से एक जैसे है ही, और हम ये चाहते हैं कि सभी धर्म के जो पर्सनल लॉ है वो सब ना हो करके समान नागरिक कानून संहिता हो, यानी सभी लोगों के लिए एक कोड हो, और उसी के हिसाब से चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसी से जो नागरिकों के जो नागरिक अधिकार है वो तय हो, और उसी के हिसाब से नागरिक नियम बने। खासतौर पे मैरिज एक्ट की बात करें, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात करें, तो वो सब इस दायरे में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो समान नागरिक संहिता, इसको हम लिख लेंगे नागरिक संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
आर्टिकल नंबर 45 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 45 में देखो कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन क्या था? जब हमने 86th अमेंडमेंट किया, 86th अमेंडमेंट आपको पता है कि 86th अमेंडमेंट हमने किस लिए किया था? हम राइट टू एजुकेशन लेके आए थे। तो 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ वो सन 2002 में होता है। और इस अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं। देखो पहली चीज क्या होती है कि इसमें संविधान के अनुच्छेद में एक आर्टिकल जोड़ा जाता है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 21A। दूसरा आर्टिकल इसमें और जोड़ा जाता है, आर्टिकल नंबर 51 सब क्लॉज ए सब क्लॉज के, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये भी जोड़ा जाता है। और उसके बाद एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल जोड़ा नहीं जाता बल्कि आर्टिकल नंबर 45 में मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी परिवर्तन किया जाता है। अब परिवर्तन क्या है देखते हैं। बेसिकली इसमें आर्टिकल नंबर 45 में पहले बोला था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की एजुकेशन और एजुकेशन का ध्यान रखे, उनका देखभाल करे। लेकिन कब तक के बच्चों को? तो ये बोला गया था 14 साल तक के बच्चों को। लेकिन बाद में इसको मॉडिफिकेशन कर दिया और अब आर्टिकल 45 में ये बोला गया कि देखो 0 से 6 साल तक के बच्चे, 0 से 6 साल के बच्चों की क्या करना है? देखभाल करना है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा? देखभाल करेगा। देखभाल, ठीक, देखभाल करेगा और इनको शिक्षा देगा। दो चीजें हैं, है ना? तो शिक्षा और देखभाल, दो बातें यहां पे बोली गई हैं आर्टिकल नंबर 45 में। एज क्या है? हमने बोला 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। याद रखना, अब हमने राइट टू एजुकेशन की जब हमने बात की थी तो राइट टू एजुकेशन हमने कहां से बात की? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे। तो यहां पे देखो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे कौन करेगा? राज्य इसकी देखभाल करेगा। फिर उसके बाद जब 6 वर्ष का हो जाएगा तो उसे मौलिक अधिकार मिल जाएगा राइट टू एजुकेशन का। उसे राइट टू एजुकेशन का क्या मिल जाएगा? एक मौलिक अधिकार मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 45 को समझने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल नंबर, हम बात करते हैं 46। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि देखो जो आपके शेड्यूल कास्ट है, वीकर सेक्शन है, शेड्यूल ट्राइब है, इन सब के आपको, इन सब के सुनो, किस किस के? SC ST और वीकर सेक्शन, इन सब के आपको हितों का ध्यान रखना है। अब ये दो हित बोले गए, स्पेशली कौन से दो हित, वो आपको एग्जाम में याद रखना है क्योंकि आपसे कंफ्यूज बहुत करते हैं। तो इन्होंने बोला कि इन सब के आपको एक तो इकोनॉमिक हितों का ध्यान रखना है, यानी आर्थिक हितों का ध्यान रखना है। बिल्कुल देखो संविधान में जो चीज लिखी है ना उसी को उसी तरीके से समझोगे तो फायदा है, अदरवाइज तो फिर आप अपने मन से कुछ भी करते रहो। तो आर्थिक हितों का ध्यान रखना है और साथ साथ में शैक्षणिक हितों का या शैक्षणिक हितों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी एजुकेशनल, जो यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, तो एजुकेशनल जो इंटरेस्ट है, एजुकेशनल इंटरेस्ट, इन दोनों का, इन हितों का ध्यान रखना है। ठीक है, किसका? किन किन के लोगों का? SC ST वीकर सेक्शन, इन सब के हितों का ध्यान रखना है एजुकेशन की फील्ड में और आर्थिक फील्ड में। तो यदि आपको याद हो या फिर आप जानते हो, यदि आपने स्कूलिंग की होगी, जाहिर सी बात है, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि स्कॉलरशिप जैसी चीजें हैं, जो जो छात्रवृत्ति है, वो सब इसी आर्टिकल का देन है, इसी आर्टिकल का देन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 सिंपल सी बात कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि देखो हमें अपने लोगों में, 42 नहीं सॉरी 47, आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि हमें अपने लोगों में, अपने भारत के लोगों में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का स्तर बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? पोषण का स्तर, पोषण का स्तर बढ़ाना है। किसमें? अपने लोगों में, अपने भारत के लोगों में। और साथ साथ में मादक पदार्थों का या नशीले पदार्थों का हमें क्या करना है? रोक लगाना है। तो मादक पदार्थों पर रोक लगाना है। ठीक है, तो मादक पदार्थों पर रोक लगाना है, पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना है। तो अभी हमारे देश में पोषण स्तर बढ़ाना है और मादक पदार्थों को जो है उसको बैन करना है। तो यहीं पे आप देखते हो कि जो कहा जाता है शराबबंदी, है ना, तो आप जो शराबबंदी आप सुनते हो, देखते हो, तो वो बेसिकली संविधान के अनुच्छेद नंबर 47 से ही अपनी पावर ड्राइव करता है। राज्य जो है आप देखते हो, बिहार स्टेट है, गुजरात है, यहाँ पे शराबबंदी है। तो शराबबंदी है तो कैसे कर ली? क्योंकि ये एक नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है कि जो है आप जहरीले पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ है, उनका क्या कर सकते हो? उनको बंद कर सकते हो, उनको रोक सकते हो। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 47 में व्यवस्था की गई है। संविधान के आर्टिकल नंबर 48 की बात करते हैं, जब संविधान के अनुच्छेद नंबर 48 की बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 48 किस बात के बारे में बात करता है? एक एक बात चीजें लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें बोली गई हैं।
देखो इसमें बोला है कि जो एग्रीकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित संघ है ना, तो वो दो बातें किससे संबंधित, एक तो बोला है कि एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित, कृषि से, और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री से संबंधित जो भी संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या करना है, प्रमोशन करना है ना। इनसे संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी संस्थाएं हैं, उनको क्या करना है, प्रमोट करना है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है, प्रमोट करना है, इनको हमें आगे बढ़ाना है। जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं, किसान बहनें हैं, उन सबकी आय में वृद्धि हो, उन सबके हितों को संरक्षित किया जा सके। तो हम एग्रीकल्चर में वृद्धि करेंगे, एग्रीकल्चर की संस्थाओं को स्थापना करेंगे, एनिमल की हस्बेंड्री से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करके प्रमोशन करेंगे। ये सब यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इनकी स्थापना भी करे और उनका प्रमोशन भी करे। अब हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 48A की। आर्टिकल नंबर 48A बाद में जोड़ा गया संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसे भी जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो हमने बोला था आर्टिकल नंबर, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके माध्यम से आर्टिकल नंबर 48 जोड़ा जाता है। आर्टिकल नंबर जब 48 की हम बात करते हैं तो आखिर इसमें क्या है हम देखेंगे। देखो दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, दो तीन शब्दों को हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक शब्द यूज हुआ है कि एक तो आपको प्रोटेक्शन करना है, किस चीज का प्रोटेक्शन करना है बताते हैं अभी। एक तो प्रोटेक्शन करना है एंड इंप्रूवमेंट करना है। अब देखो दो शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो प्रोटेक्शन करना है और एक इंप्रूवमेंट करना है। किस चीज का प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट की बात की गई, और किसका, एनवायरमेंट का, पर्यावरण का, ठीक है। पर्यावरण का आपको क्या करना है, एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट का क्या करना है आपको, प्रोटेक्शन और उनका उसमें सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है, अच्छी बात है। साथ साथ में आपको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपसे बोला है कि आप उसकी बचाव करें, किसका, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल तोड़ के पढ़ोगे ना तो आसान लगेगा, वाइल्ड लाइफ। तो ये हमने यहां पे बात कर दी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ग्रेट। अब उसके बाद सुनो, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 40 हमारा, सॉरी 48A, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है संविधान का, आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद नंबर 49 क्या कहता है कि देखो जो नेशनल इंपॉर्टेंस की इमारतें हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो स्थान है, उनका हमें संरक्षण करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, महत्व के स्मारक, स्मारक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं स्थलों, स्थलों का संरक्षण, ठीक है। तो ये हमें करना ही करना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इतनी बात, तो आर्टिकल नंबर 49 में ये हमने बात कर ली, ठीक, बहुत सिंपल है, आप बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं आना अभी। उसके बाद हम आर्टिकल नंबर 50 की बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 50 कहता है, आजकल बहुत खबरों में है, ये कहता है कि देखो आपको ना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में आपको सेपरेशन ऑफ पावर करना है ना। तो शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, क्या की गई है, शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। किस किस के बीच में, ये जरूर याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो न्यायपालिका और, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों के बीच में ये विभाजन करना है ना। इन दोनों में बिल्कुल अलग अलग सेपरेशन होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों एक दूसरे, तभी जाके दोनों फंक्शन अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि एक दूसरे में इंटरप्ट करेंगे, ठीक है। अब हम संविधान के अंतिम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं। संविधान के अंतिम डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 बहुत महत्वपूर्ण बातें करता है, और आर्टिकल नंबर 51 के आधार पर ही हमारी फॉरेन पॉलिसी टिकी हुई है, फॉरेन पॉलिसी टिकी हुई है, ठीक है। और इसी के आधार पर हमारी विदेश नीति बनती है। विदेश नीति, आपसे पूछा जाए कि भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद से प्रभावित रहती है, तो विदेश नीति जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 से प्रभावित होती है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। इसमें बोला गया है कि एक तो हमें अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक। एक तो अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रमोशन करना है। दूसरी बात इसमें बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, है ना, सुरक्षा को प्रमोट करना है।
तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करना है। दो बातें बोली, शांति और सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अच्छी बात है। उसके बाद हमने बोला है कि हम जो है दूसरे देशों, अंतरराष्ट्रीय जो आपके जो अलग अलग देश हैं, अलग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो अलग अलग देश हैं, उन सब देशों के साथ एक सम्मानजनक, देशों के साथ ऐसे लिखेंगे, देशों के साथ सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण संबंध हमें स्थापित करना है। ठीक है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम लोग बुद्ध के देश हैं, हम लोग गांधी जी के देश से हैं। ठीक है, तो ये हमने बोला कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। साथ साथ में हम अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते, अरे भाई से कहाँ आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हम सम्मान करते हैं, इंटरनेशनल जो लेवल के लॉ हैं, इंटरनेशनल लॉ हैं, उनका सम्मान करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज का हम सम्मान करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों एवं संधियों का सम्मान, ना संधियों का सम्मान। तो ये सब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, सो अब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात की पूरी। याद रखना यहाँ पे बी.एन. राव साहब बी.एन. राव साहब फंडामेंटल राइट को दो हिस्सों में बांटते हैं। थोड़ा बी.एन. राव साहब के बारे में इसमें विचार देखते हैं। ठीक है, बी.एन. राव साहब कहते हैं कि जो बेसिकली हमने फंडामेंटल राइट को दो हिस्सों में बांटा है। एफआर को उन्होंने बोला दो हिस्सों में बांटा, एक को बोला कि पार्ट 3 है ना, बी.एन. राव के अनुसार से है। और बी.एन. राव साहब कौन थे, आपको पता है, संवैधानिक सलाहकार थे। तो एक बोले कि एक तो पार्ट 3 में है और एक पार्ट 4 में है। पार्ट 3 में हमने उन्हें जस्टिसेबल बनाया है, ठीक है, जस्टिसेबल बनाया है। और दूसरा पार्ट 4 में हमने क्या बनाया है, इसको नॉन जस्टिसेबल यानी गैर न्याय संगत बनाया है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जब भी टकराव होगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो ये दूसरे एक में, इसमें अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो इसमें फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। ये बात यहाँ पे स्थान हमें देना है। दूसरी बात, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमने बताया कि वो नॉन जस्टिसेबल पार्ट है, यानी गैर न्याय संगत है। इतनी बात क्लियर होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सुन लो अच्छे से, जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी की बात करें, ये सकारात्मक नेचर के हैं। ये कैसे हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव नेचर के हैं, सकारात्मक प्रकृति के हैं। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें कि हमारे जो एफआर हैं, जो ज्यादातर जो एफआर हैं वो कैसे हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। नकारात्मक का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव हैं, नकारात्मक प्रकृति का मतलब ये है कि वो ज्यादातर जो फंडामेंटल राइट हैं वो राज्य के खिलाफ हैं। इसका मतलब क्या है, राज्य के खिलाफ हैं, राज्य के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये सब हमने बातें यहाँ पे करी हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, डीपीएसपी के बारे में। यदि आपने फंडामेंटल राइट की वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले मैं फंडामेंटल राइट की वीडियो करा चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने तैयारी नहीं की, इन सबको डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते और भी, तो आप जाकर के दिशा बैच परचेस कर सकते हो। दिशा बैच कहाँ से परचेस करोगे, एग्जाम दृष्टि एप्लीकेशन से। एग्जाम दृष्टि का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जाकर के डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कोर्सेज में जाकर के आप इस वीडियो इस पर्टिकुलर कोर्स दिशा कोर्स को, दिशा बैच को परचेस कर सकते हो। बहुत कम प्राइस में, केवल 999 में बैच है, जिसमें आपको सीसेट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स प्रीलिम का। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।